Very good morning to all. So this is Vibha Parekh. Very welcome you all to the campus. And today we are going to start a new chapter and the name of the chapter is redox reactions. क्या होते हैं redox reactions? ये आज हमें देखना है इस chapter के अंदर. बहुत सारे छोटे छोटे important से concepts हैं. बिल्कुल भी मुश्किल chapter नहीं है ये और ज्यादा lengthy भी नहीं है. तो कहाँ पे कौन से important aspects हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं. Basically अगर मैं आपसे कहूँ तो इस chapter से डायरेक्टली आपसे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपके बिल्डअप होने वाले हैं इस चैप्टर में वो आपके थ्रू आउट केमिस्ट्री आपको हेल्प करेंगे. ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होते हैं, किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को ध्यान में रखते हुए रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं. बहुत सारी ऐसी बेसिक जानकारियां केमिस्ट्री से और जो आयनिक रिएक्शंस में आप देखते हो बैलेंसिंग के दौरान वो सब हमें यहाँ पे सीखने को मिलेगा इस चैप्टर के अंदर. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन. तो देखो सबसे पहली चीज जो हमारे पास में आती है वो ये रेडॉक्स का मतलब क्या होता है. रेडॉक्स का नाम आप लोगों ने हो सकता है पहले ना सुना हो, लेकिन अगर आप इसका मतलब देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो आपको ऑलरेडी पहले से आता है, कोई बड़ी बात नहीं है. देखो रेडॉक्स जो है वो एक्चुअली दो वर्ड से मिलके बना है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो. एक तो है रेड और दूसरा है ऑक्स. अब देखो रेड का मतलब हो गया यहाँ पे रिडक्शन से और ऑक्स का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन से. यानी कि ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर की आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है एक ही साथ में, उस तरह के रिएक्शंस को हम रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं. अब देखो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हमारे लिए नए वर्ड्स नहीं है, हम ऑलरेडी उनके बारे में कुछ बातें जानते हैं. जो चीजें हम ऑलरेडी जानते हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी और कौन से नए इसके एस्पेक्ट्स हमें देखने हैं रिडक्शन ऑक्सीडेशन के इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो भी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में. ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वो रिएक्शंस होती हैं जिनके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक ही साथ में होते हैं. दे टेक प्लेस साइमल्टेनियसली. ठीक है, तो बहुत सारे आपके ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि आप अपने चारों तरफ देखते हो जिसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शंस इन्वॉल्व है, यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है, एक साथ हो रहा है. तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि ओजोन. ठीक है, ओजोन में आपको पता है कि आजकल ओजोन होल बनता जा रहा है, धीरे धीरे जो हमारी ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होती जा रही है. तो जिस रिएक्शन की वजह से ओजोन होल बन रहा है या ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है, दिस इज वन ऑफ अ काइंड ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन. इसी तरह से अगर आप कोरोजन की बात करें तो कोरोजन यानी कि रस्टिंग प्रोसेस होना, दिस इज अगेन अ रिडॉक्स रिएक्शन. इसी तरह से जब आप मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं उनके ओर से तो उसमें भी आप रिडक्शन प्रोसेस और ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस दोनों साथ में होते हुए देखते हैं. इसी के बेसिस पे एक्चुअली मेटल जो है वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं. इसके बारे में आप और ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे जब आप क्लास 12th में मेटलर्जी चैप्टर को स्टडी करोगे. उसके अलावा जितने भी आपके फ्यूल्स होते हैं, चाहे वो हमारे बायोफ्यूल्स हो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट वगैरह या फिर पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी टाइप के फॉसिल फ्यूल्स हो, जब इनकी बर्निंग होती है तो इन फ्यूल्स की बर्निंग का प्रोसेस जो है वो भी एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है. इसी तरह से अगर हम सेल और बैटरीज की बात करें, इस चैप्टर को भी आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी करोगे क्लास 12th में, जहां पे आप देखोगे कि जो आपके सेल्स हैं, बैटरीज हैं, वो सब भी कहीं ना कहीं वहां पे रिडक्शन रिएक्शंस और ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों साथ ही साथ हो रहे होते हैं. यही उसका बेसिक क्राइटेरिया है उन सेल्स और बैटरीज के काम करने का. ओके, तो ये कुछ आपको बहुत ही बेसिक जानकारियां मैंने दी है रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर के बारे में. अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि जो आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन है उसके बारे में ऑलरेडी क्या बातें हम पहले से जानते हैं. ठीक है, तो देखो कुछ क्लासिकल कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को लेकर, हमें उन्हीं को डिस्कस करना है यहाँ पे कि कौन आपके क्या ऑक्सीडेशन होता है, क्या रिडक्शन होता है. जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन की बात की है और इधर की तरफ हम रिडक्शन की बात कर रहे हैं. देखो जो हमारे क्लासिकल कॉन्सेप्ट है यानी कि वो कॉन्सेप्ट जो कि आज तक चले आ रहे थे, जो न्यू कॉन्सेप्ट है उसको जहां से हम लोगों ने एक्चुअली डिटरमाइन किया है उनको हम आपके क्लासिकल कॉन्सेप्ट कहते हैं, जो कि बहुत लंबे टाइम से जो एक हमारी थिंकिंग, हमारी हाइपोथेसिस चली आ रही थी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को लेकर. जैसे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन, आप उस रिएक्शन को कहोगे जिसके अंदर
ऑक्सीजन का रिसिवल होता है, यानी कि अगर जैसे आप इस एग्जाम्पल को देखो CH4 प्लस O2, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हमने मीथेन का ऑक्सीडेशन कराया, उसका कंबशन कराया, तो वो CO2 और वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि मीथेन के अंदर पहले हाइड्रोजन था, अब हाइड्रोजन हट के वहां पे ऑक्सीजन आ चुका है। तो ऑक्सीजन का आना, रिसीव होना क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, ये सब क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके अंदर बहुत ज्यादा सच्चाई कुछ है नहीं। आज की डेट में हम इनको इतना फॉलो भी नहीं करते। कभी कभी जरूर आप इनको फॉलो कर सकते हो, लेकिन ये हर जगह पे करेक्ट साबित नहीं होते। तो हाइड्रोजन का हटना या फिर ऑक्सीजन का आना, ये क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। इसी तरह से ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाना, रिडक्शन प्रोसेस है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जिंक का जब मैंने रिएक्शन कार्बन से कराया, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल चुका है। सो दैट्स व्हाई इट इज अ रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, आई थिंक इतना कुछ डिफिकल्ट इसमें था नहीं। दूसरी बात, जैसे अभी मैंने आपको कहा था कि हाइड्रोजन का रिमूव होना जो होता है ना, ऑक्सीजन का तो आना और हाइड्रोजन का रिमूव होना, ये भी आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। तो जब आपने हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीजन से ट्रीट किया, तो यहाँ पे सल्फर हटके ऑक्सीजन आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो सल्फर है उसमें से हाइड्रोजन निकल गया है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे H2S का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि उसमें से हाइड्रोजन निकल चुका है। इसी तरह से अगर हाइड्रोजन जो है वो अगर आपका किसी रिएक्शन में किसी एलिमेंट के पास में या किसी एलिमेंट के पास आ जाता है, जैसे कि H2S का जब रिएक्शन हम लोगों ने ऑक्सीजन के साथ करवाया, तो हम क्या देख रहे हैं कि अगेन सेम ही रिएक्शन है। तो यहाँ पे सल्फर से हट के हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास चला गया। इसका मतलब हम कहेंगे कि ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिडक्शन। क्लियर। इसी तरह से अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे कि हमने कहा था कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन अपने आप में ही एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसी तरह से अगर कोई और भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है उसका एक्सेप्टेंस होता है, तो उसको हम कहेंगे उस पर्टिकुलर स्पीशीज का ऑक्सीडेशन। जैसे हाइड्रोजन का जब आपने फ्लोरीन से रिएक्ट कराया, तो हाइड्रोजन के पास फ्लोरीन आ गया। फ्लोरीन क्योंकि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सो वी विल से दैट हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इसी तरह से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो आपका रिडक्शन कहलाएगा। जैसे कि लेड ऑक्साइड है, जब आपने इसको हीट किया, तो लेड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन अलग हो गया, जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था। सो दैट्स व्हाई इट इज अ रिडक्शन प्रोसेस। इसी तरह से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स कौन कौन से हो सकते हैं, आपके मेटल्स हो सकते हैं, हाइड्रोजन हो सकता है, और कुछ केसेस में कार्बन भी हो सकता है। तो जैसे कि आप देखो, सोडियम ब्रोमाइड में से अगर सोडियम निकल जाता है, तो हम कहेंगे कि ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि इसमें से सोडियम निकल चुका है, और सोडियम क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आता है किसी स्पीशीज के पास में, तो उसका रिडक्शन हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हमने किया, तो यहाँ पे क्लोरीन ने क्योंकि हाइड्रोजन को ले लिया, हाइड्रोजन इज अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और इसीलिए हम कहेंगे कि क्लोरीन का क्या हो गया यहाँ पे, रिडक्शन। ठीक है, अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि ये सारे के सारे क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। ऑल्दो आप इनको कई जगहों पे अप्लाई कर सकते हो एज इट इज, लेकिन ये हर बार आपको सही रिजल्ट्स दे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अलग अलग सिचुएशंस में आपको इनमें गड़बड़ियां भी देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें जरूरत थी अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और अपडेट करने की। इसलिए हम लोगों ने एक अलग तरीका चुना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को एक बेटर वे में डिफाइन करने का। And this way of defining the redox reaction is in terms of electron transfer. जब भी कोई ये, हाँ, इसके अंदर एक ये चीज आप ध्यान रखना कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जनरली आपका आयनिक रिएक्शंस के ही ऊपर एप्लीकेबल है, क्योंकि आप जानते हो कि आयनिक रिएक्शंस के अंदर आयंस इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना इन्वॉल्व होता है। कोई होगा जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, और कोई होगा जो कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट है, या जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का हमारा क्राइटेरिया है रेडॉक्स रिएक्शंस को समझाने का, उनको हम लोग बेटर अप्लाई कर सकते हैं आयनिक रिएक्शंस के ऊपर। दूसरे रिएक्शंस में इनको करना भी इतना रिलायबल नहीं होगा। ठीक है,
तो अब हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टर्म्स में देखना है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। तो उसके लिए मैं आपको एक जनरली एक रिएक्शन बताती हूँ, जैसे कि है यहाँ पे सोडियम का जब आपने रिएक्शन कराया क्लोरीन के साथ में, तो आपको पता है सोडियम क्लोराइड बन जाता है। अब इसी रिएक्शन को अगर मान लो मेरे को तोड़ना हो, मेरे को इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में देखना हो कि एक्चुअली इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, तो आप खुद सोचो, यहाँ पे सोडियम के 2 एटम है और बाद में जाके वो सोडियम क्लोराइड फॉर्म कर रही है। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे, क्योंकि एक आयनिक रिएक्शन है जिसमें कि सोडियम अपनी सोडियम प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है और क्लोरीन क्लोरीन माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो देखो सोडियम के 2 एटम्स हैं, तो उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके 2 सोडियम के आयंस बना दिए, यही होगा। और क्लोरीन ने उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर 2Cl नेगेटिव आयंस बना दिए। कुछ इसी तरह से हाफ सेल रिएक्शन हम लिखेंगे। तो जब हमने फाइनली इन दोनों रिएक्शंस को ऐड ऑन किया, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, इसको मैं थोड़ा सा अलग से कर देती हूँ, जैसे कि ये है, ओके। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये मेरा इलेक्ट्रॉन और ये मेरा इलेक्ट्रॉन, ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो अब बचा कौन मेरे पास, 2 सोडियम। आप जो भी लेफ्ट हैंड साइड में स्पीशीज है आप उनको लेफ्ट साइड में लिख दो, और जो भी राइट साइड में आपको मिल रहा है उनको राइट साइड में लिख दो। तो इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं कि 2 सोडियम के एटम क्लोरीन के एक एटम मॉलिक्यूल के साथ में मिलकर उन्होंने 2 मॉलिक्यूल्स बना दिए सोडियम क्लोराइड के। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, सोडियम सोडियम प्लस में कन्वर्ट हो रहा है और क्लोरीन क्लोरीन माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम कहेंगे कि क्लोरीन ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लिए सोडियम से, इसलिए उसका रिडक्शन हो गया, और सोडियम ने क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए, यानी कि वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच गया, सॉरी सोडियम से सोडियम प्लस यानी कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच गया। सो दैट्स व्हाई इट्स एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, अगेन एक बार रिपीट करती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखो तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन्स लूज करके सोडियम प्लस बनाया, यानी कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया। जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है उसके लिए हम कहते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है उसके लिए हम कहते हैं कि उसका रिडक्शन होता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमेशा आपको ध्यान रखना है। जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा उसका ऑक्सीडेशन, और जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगी उसका रिडक्शन होगा। ठीक है, ये शॉर्ट में मैंने नीचे लिख रखा है, कौन रिड्यूस होगा और कौन ऑक्सीडाइज होगा। रिडक्शन एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि नेगेटिव चार्ज को रिसीव करना, और ऑक्सीडेशन रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज को रिसीव करना। ठीक है, इतनी सी बात। तो ये आप जरूर ध्यान में रखोगे, किसके लिए, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब देखो, अब क्योंकि हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत सारे तरीकों से समझ लिया, ऑक्सीजन के टर्म्स में, हाइड्रोजन के टर्म्स में, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के टर्म्स में, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के टर्म्स में, और इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में। ठीक है, तो अब हमें काफी अच्छी जानकारी हो गई है। हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल बी यूजिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बेटर है, सबसे ज्यादा रिलेवेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। देखो, कौन होते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि एजेंट कौन होता है। देखो एजेंट यार, जैसे आपने बहुत सारे एजेंट, जैसे LIC एजेंट आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा। LIC एजेंट कौन होते हैं, जो कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज बनाते हैं किसी और की, कभी खुद की तो नहीं बनाते। जो LIC एजेंट है वो खुद की पॉलिसीज थोड़ी बनाते हैं। इसी तरह से जो आपके कस्टमर केयर एजेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो दूसरे कस्टमर्स वगैरह हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो खुद ही की प्रॉब्लम्स लेकर आ रहे हैं और खुद ही बैठ के उसको सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर रहे। तो जो एक एजेंट वर्ड होता है ना, वो हमेशा दूसरों के लिए काम करता है, एक मीडिएटर के तौर पे काम करता है। ये बात आपको समझनी जरूरी है इस केस में भी। अगर आप ये समझ गए ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो, एक हमारे पास हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा मेरे पास हुआ रिड्यूसिंग एजेंट। अब आप समझो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे। देखो इससे गलती मत करना, एजेंट वो होता है जो दूसरों के लिए काम करता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे। अब जब, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शंस में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस दोनों साथ साथ में ही होते हैं, तो अगर कोई एक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो किसी दूसरे को रिड्यूस भी होना होगा। तो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो उसका मतलब क्या हो गया कि उसी सेम टाइम पे वो खुद को रिड्यूस कर रहा है।
ठीक है, तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है दैट ऑक्सीडाइजेस अदर्स एंड रिड्यूस इटसेल्फ। इसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद को ऑक्सीडाइज करे। ठीक है, तो बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत बार मैंने देखा है कि बच्चे इस चीज को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि इतना कंफ्यूज होने वाली कोई बात है नहीं। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और एजेंट का मतलब अगर आप समझते हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो, जैसे कि एक एग्जांपल लेकर हम देखते हैं, यहाँ पे सेम एग्जांपल है, सोडियम का रिएक्शन मैंने कराया ऑक्सीजन के साथ, यानी कि एयर के प्रेजेंस में उसको हीट किया। आपको पता है बहुत रिएक्टिव होता है सोडियम, तो फटाफट से सोडियम ऑक्साइड बना देगा। इस प्रोसेस को अगर आप हाफ सेल रिएक्शंस के फॉर्म में देखो कि एक्चुअली हो क्या रहा है, तो देखो सोडियम आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मेटल है, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके सोडियम प्लस आयंस बनाएगा। 4 सोडियम है तो 4 सोडियम प्लस आयंस बनेंगे और 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑक्सीजन जो है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल है, तो वो इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर क्या कर लेगा, 2 ऑक्सीजन O2 नेगेटिव आयंस बना देगा। अब देखो यहाँ पे सोडियम जो है वो सोडियम प्लस बना रहा है, और ऑक्सीजन जो है वो O2 नेगेटिव बना रहा है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। देखो, सोडियम का सोडियम प्लस में जाना, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना ऑक्सीडेशन होता है, यानी सोडियम से सोडियम प्लस में जाना इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और जो ऑक्सीडेशन, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है, वो हमेशा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि खुद को ऑक्सीडाइज करते वक्त वो दूसरों को तो रिड्यूस कर रहा है ना। सोडियम खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन वो ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है ना। इसी तरह से अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन खुद का तो क्या कर रहा है, रिडक्शन, और ऐसे में सोडियम का वो क्या कर रहा है, सोडियम प्लस आयंस में ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन तो हमारा हो गया यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और सोडियम हो गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा एक बार और इसको सोच के देखना, कोई भी कंफ्यूजन है तो वापस से इसको एक बार रिपीट करके देखो, सब समझ जाओगे, कोई मुश्किल नहीं है। ओके, अब यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स है मेरे पास में, जिसमें कि आपको ये डिसाइड करना है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो फटाफट से हम इन सभी एग्जांपल्स को कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट रिएक्शन है मेरे पास मैग्नीशियम प्लस ब्रोमीन, उससे जिससे कि आपको मैग्नीशियम ब्रोमाइड मिल रहा है। देखो, सबसे पहले आप ये डिसाइड करो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है। तो देखो, मैग्नीशियम के पास तो ब्रोमीन आ रहा है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का आना क्या बताया था मैंने आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का आना होता है ऑक्सीडेशन। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ रहा है यानी मैग्नीशियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो क्या हो गया, वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, क्योंकि वो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है खुद को ऑक्सीडाइज करते वक्त। ठीक है, तो मैं आपको ये सारे के सारे चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से अमोनिया का अगर आप ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कराते हो, तो आप क्या देख रहे हो कि अमोनिया और ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं NO और H2O। अब देखो, नाइट्रोजन के पास पहले तो हाइड्रोजन था, लेकिन हाइड्रोजन हटा के उसको ऑक्सीजन मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे अमोनिया का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो दूसरे को रिड्यूस करता है, तो अमोनिया हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट, ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारी दूसरी रिएक्शन। तीसरी अगर हम देखें बात, H2SO4 का जब आपने हाइड्रोजन ब्रोमाइड, जो कि आपका एक एसिड भी होता है, उसके साथ ट्रीटमेंट कराया, तो सल्फर डाइऑक्साइड, ब्रोमीन और वाटर बना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे H2SO4 है, आप इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को भी निकाल के कर सकते हो। उसके अलावा मैं यहाँ पे ऑक्सीजन के टर्म्स में कर रही हूँ। यहाँ पे सल्फर के पास में 4 ऑक्सीजन थे, बाद में क्या बच रहे हैं, 2 ही ऑक्सीजन बच रहे हैं। ठीक है, तो एक बार इस तरीके से भी आप करके देखो, और वरना आप क्या कर सकते हो, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को निकाल लो। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं सल्फर की बात करूं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे, आगे मैं आपको सिखाऊंगी भी कैसे निकालते हैं, तो ये +6 आ जाएगी, जबकि यहाँ पे +4 है। तो +6 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये जा रहा है, यानी कि इसका खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसे में दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, यानी कि क्या हो गया, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो H2SO4 हो जाएगा मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसी तरह से ये वाला मैं आपको एक ऐसा होमवर्क दे रही हूँ, आप एक बार इसको करके देखो। और अब मैं आपको कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बेसिस पर, जैसे ये लास्ट वाला थोड़ा सा मुझे टिपिकल लग रहा है, तो ये आपको करके दिखा देती हूँ। ये है आपका डाइक्रोमेट,
आयन। जब इसका Na2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव और H2 प्लस की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन कराया तो इसका ये Cr3 प्लस NO3 नेगेटिव और वाटर में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे अगर आप क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो तो वो +6 आती है और बाद में ये कितनी हो रही है, +3 हो रही है। तो +6 से +3 में जाना मतलब कि क्या हो गया, रिडक्शन। तो ये जो डाइक्रोमेट आयन है इसका खुद का रिडक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब ऐसे में वो दूसरे का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन। सो दैट्स व्हाई डाइक्रोमेट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप देख रहे हो डाइक्रोमेट आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑटोमेटिकली आपका NO2 नेगेटिव क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। चाहे तो आप चेक भी करके देख सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे भी पता कर सकते हो। क्लियर है? ओके बहुत इंपॉर्टेंट है। +3 यहाँ पे भी +3 से +5 में जा रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन, यानी कि एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो आई होप अब आपको ये जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा, इतना कुछ डिफिकल्ट इसमें नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो हो रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी रिएक्शन के अंदर एक कंपटीशन भी होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा कौन। ठीक है, तो यही जो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है इसको हम कहेंगे कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। जब दो स्पीशीज हो और दोनों में ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की टेंडेंसी हो, तो कौन होगा जो कि प्रेफरेंशियली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा बेस्ड ऑन देयर रिएक्टिविटी, इसी को हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाई गई है सभी मेटल्स की, इस बेसिस पे कि उनकी रिएक्टिविटी कितनी ज्यादा है। ठीक है, तो ये है वो रिएक्टिविटी सीरीज जो किस तरह से आती है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन फिलहाल के लिए आप देख सकते हो कि कौन आपका मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, कौन आपका मोस्ट नॉन रिएक्टिव एलिमेंट है, स्पेशली मेटल्स। ठीक है, हालांकि मैंने यहाँ पे कुछ नॉन मेटल्स को भी इंक्लूड किया है, पर स्पेशली मेटल्स की बात हो रही है। जैसे कि पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, फिर सोडियम, फिर बेरियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। कार्बन ये आपका एक मेटल नहीं होता है, लेकिन कार्बन को भी मैंने इंक्लूड करना इंपॉर्टेंट समझा, क्योंकि बहुत बार हम लोग कार्बन को भी एक एज अ रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। ठीक है, आगे जाके जब आप लोग चैप्टर पढ़ोगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, तो वहां पे ये जो पॉइंट है आपको बहुत हेल्प करेगा, कार्बन की प्रेजेंस भी आपको हेल्प करेगी कि कौन किसको रिड्यूस कर सकता है, इस वजह से मैंने कार्बन को भी इंक्लूड किया है, बट ये कोई मेटल नहीं है। उसके अलावा जिंक, उसके अलावा आयरन, देन टिन, देन लेड, देन हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड और फिर प्लैटिनम। तो आप देख रहे हो हाइड्रोजन और कार्बन यहाँ पे नॉन मेटल्स हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको बताया इनको एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पे मैंने काम में लिया है। अदरवाइज बाकी सभी एलिमेंट्स आपके मेटल हैं, जिसमें से आप देख सकते हो कि पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स में से आता है, जबकि प्लैटिनम जो है वो almost inert है. So metal above in this series can displace or reduce the metals below them from their salt. ये important है कि इसमें आप कैसे पता करोगे कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है। जो ज्यादा रिएक्टिव है वो ज्यादा ऊपर के साइड में लिखा हुआ है, यानी कि पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव है। तो मोस्ट रिएक्टिव है तो होगा क्या कि अपने से नीचे प्रेजेंट जो भी मेटल्स हैं उनको उनके सॉल्ट से डिस्प्लेस करने की कैपेबिलिटी रखता है। क्लियर है? तो ये इस पर्टिकुलर रिएक्टिविटी सीरीज का आप एक सिग्निफिकेंस कह सकते हो, एक एप्लीकेशन कह सकते हो। तो अभी हम थोड़ी देर में इसको देखेंगे कि किस तरह से रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो बनाई गई होगी और किस तरह से आपको इसको अप्लाई करना है और क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या यहाँ से आप इंफॉर्मेशंस गैदर कर सकते हो। ठीक है, ये अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। ओके, तो चलो फिर अभी आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो देखो इसमें हुआ क्या था कि सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो कि एक काइंड ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसमें एक बीकर लिया गया और उस बीकर, ये आप देख सकते हो इस डायग्राम को, तो एक बीकर लिया गया, उस बीकर के अंदर उन्होंने, जिसमें कि कॉपर नाइट्रेट सोल्यूशन प्रेजेंट था, उसमें एक जिंक रॉड को इमर्स कर दिया। कुछ टाइम बाद उन्होंने देखा कि वो जो जिंक रॉड थी वो डिसॉल्व हो चुकी है, नीचे से बिल्कुल पतली हो चुकी है, साथ ही साथ जो आपका सॉल्यूशन था कॉपर नाइट्रेट का, अब वो एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो चुका है और नीचे की तरफ आपको कुछ कॉपर के या फिर कुछ डिपॉजिट्स ब्राउन कलर के देखने को मिल रहे हैं। तो उनको अब इसका एनालिसिस करना था कि एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ होगा। तो ये तभी पॉसिबल है क्योंकि आप क्या क्या चेंजेस देख रहे हो कि जो जिंक है, जिंक मेल्ट हो चुका है। ठीक है, यानी कि
जिंक जो है वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो चुका है। कॉपर नाइट्रेट जिसमें कि कॉपर ऑलरेडी आयंस के फॉर्म में थे, उनके डिपॉजिट हमें नीचे देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कि कॉपर के आयंस कॉपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। उसके अलावा जो सोल्यूशन का कलर है वो भी हमें डिफरेंट देखने को मिला। इसका मतलब जो सॉल्ट सोल्यूशन यहाँ पे पहले था उससे बदल के कुछ और सोल्यूशन बन चुका है। तो ये तभी पॉसिबल था कि अगर उस रिएक्शन को, ये जो भी कुछ देखा गया है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखी गई है, उसकी रिएक्शन कुछ इस तरह से हो जिसमें कि जिंक प्लस कॉपर नाइट्रेट से क्या बन जाए, जिंक नाइट्रेट और कॉपर। तो देखो जो पहले जिंक था अब वो जिंक आयन में कन्वर्ट हो चुका है, जो पहले कॉपर आयन की फॉर्म में था वो कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, और कॉपर नाइट्रेट से जिंक नाइट्रेट में जाने की वजह से सोल्यूशन का कलर भी डिफरेंट हो चुका है। तो इस तरह से ये इक्वेशन हमारा जो ऊपर का ऑब्जर्वेशन है उसको पूरी तरह से जस्टिफाई करता है। ठीक है, अब हमें इस रिएक्शन का एनालिसिस करना है। अगर हम एनालिसिस करें तो हम क्या देख रहे हैं कि जिंक यहाँ पे पहले 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था और बाद में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो जिंक का क्या हो गया यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। कॉपर पहले +2 में था और कॉपर अब 0 में है, इसका मतलब कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन। अगर आप ध्यान से देखो तो जिंक क्या कर रहा है, कॉपर के सॉल्ट में से कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद वहां पे बैठ जा रहा है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जो जिंक है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तभी तो वो डिस्प्लेस कर पाया होगा। ठीक है, तो ये जो भी चीजें मैंने आपको बताई इनको एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सो जिंक डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम कॉपर नाइट्रेट सोल्यूशन, इसलिए रिएक्टिविटी जिंक की कॉपर से ज्यादा है। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो जिंक का जिंक 2+ आयन में कन्वर्जन हो रहा है, यानी कि जिंक का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। और जो कॉपर 2+ आयन है वो कॉपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कि उनका खुद का हो रहा है रिडक्शन, इस वजह से वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब अगर हम हाफ सेल रिएक्शंस देखें कि क्या किस तरह की हाफ सेल रिएक्शंस यहाँ पे हो रही है, तो भी बहुत सिंपल सी चीज है, कोई कुछ डिफिकल्ट नहीं है। देखो जो हाफ सेल रिएक्शन उसमें आप क्या देख रहे हो, जिंक का जिंक 2+ आयन में कन्वर्जन तभी पॉसिबल है जब इस प्रोसेस में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो, और वही 2 इलेक्ट्रॉन अगर कॉपर 2+ आयंस ले ले तो उनका कन्वर्जन कॉपर में हो जाएगा, यानी कि रिडक्शन प्रोसेस हो जाएगा। तो इसका मतलब जो मोर रिएक्टिव मेटल है मेरा वो कौन है, वो जिंक है, और उसका ऑक्सीडेशन होगा इसलिए वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसका रिडक्शन होगा और वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि कॉपर मेरा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, कॉपर 2+। अगर मैं सोचूं कि मैं रिवर्स रिएक्शन कराऊं, रिवर्स रिएक्शन का मतलब ये हो गया कि अगर हम जिंक नाइट्रेट के सोल्यूशन में कॉपर की रॉड डाल दें तो हमें लगा, मतलब ऐसा होना चाहिए था कि जो कॉपर नाइट्रेट है और जिंक बन जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम क्या देखते हैं कि जो कॉपर है उसका कॉपर आयंस में कन्वर्जन नहीं हो पाता, रीजन बीइंग क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी जिंक की रिएक्टिविटी से कम होती है। ओके, तो ये छोटी छोटी चीजें अब आपको ध्यान रखनी है। ये हमें इसलिए पता चला क्योंकि अब हमें रिएक्टिविटी सीरीज की नॉलेज है। से कुछ और भी रिएक्शंस हैं उनको हम देख लेते हैं उनके रिएक्टिविटी के बेसिस पे। लाइक जब आप रिएक्शन कॉपर का सिल्वर नाइट्रेट के साथ में कराते हो तो कन्वर्जन कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर में हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे कॉपर सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर रहा है। इसका मतलब कॉपर की रिएक्टिविटी सिल्वर की रिएक्टिविटी से ज्यादा है। अगर यहीं पे आप ये रिवर्स रिएक्शन कराने की सोचोगे तो रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, यानी कि सिल्वर कॉपर को कॉपर नाइट्रेट सोल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो इससे हमें ये समझ में आया कि जो रिएक्टिविटी है अगर हम तीनों में कंपेयर करें तो जिंक से ज्यादा कॉपर की थी और कॉपर से ज्यादा, सॉरी, जिंक की कॉपर से ज्यादा थी और कॉपर की रिएक्टिविटी सिल्वर से ज्यादा है। तो ये एक्सपेरिमेंटली जब लोगों ने एक एक सॉल्ट के साथ में एक एक एलिमेंट के साथ में मेटल के साथ में करके देखा किसी दूसरे मेटल सॉल्ट्स के लिए, तब उन्हें पता चला कि किसकी रिएक्टिविटी किससे ज्यादा है, जो कि बहुत ही कम्बसम प्रोसेस था, लेकिन लोगों ने इस तरह से किया। जब इतने सारे मेटल्स का उन्होंने रिएक्शन किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो फाइनली एक रिएक्टिविटी सीरीज उनको मिली, जिस रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। ऑलरेडी हम इसको पहले भी देख चुके हैं। तो ये कुछ सीरीज एक पैटर्न जो है वो उनको देखने को मिला, जिसमें कि आप क्या देख रहे हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेटल की रिएक्टिविटी के बेसिस पे उनका अरेंजमेंट है।
जिसमें कि हम कह सकते हैं कि जो पोटेशियम है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, यानी कि वो अपने से नीचे के सभी मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकता है उनके सॉल्ट से। प्लैटिनम जो है वो मोस्ट अनरिएक्टिव आप कह सकते हो, यानी कि किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, इंटरमीडिएट जितने भी मेटल्स हैं आप उनको भी बिल्कुल इसी तरह से स्टडी कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं किस किस का, लेट्स से कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ आयरन का और लेट्स से कॉपर का। तो जो आयरन है वो तो कॉपर को कॉपर के सॉल्ट से डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन कॉपर आयरन को आयरन के सॉल्ट से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो ये इस रिएक्टिविटी सीरीज का एप्लीकेशन हो गया कि आप मेटल की पोजीशन को रिएक्टिविटी सीरीज में देखकर किसी रिएक्शन के होने या ना होने का अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे अगर मुझे रिड्यूसिंग एजेंट की बेसिस पे बात करनी पड़े तो क्योंकि पोटेशियम अपने से नीचे के सभी एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर सकता है, इसलिए ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ये दूसरों को रिड्यूस कर सकता है, इसलिए एक अच्छा क्या हो जाएगा, आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो अगर ये वैसे तो सभी के सभी मेटल्स हैं, लेकिन अगर बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की बात करनी हो तो वो हम इन सभी मेटल्स में पोटेशियम को बोलेंगे। क्लियर? काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल भी है, थोड़ा सा इसके ऊपर दिमाग लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। Now the next very important topic is oxidation number and oxidation state. देखो ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों एक ही चीज होती है, लेकिन हमेशा से हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ते आ रहे हैं। पहले हम एक जो कॉन्सेप्ट पढ़ते थे वो था वैलेंसी। ठीक है, पहले के टाइम में लोग वैलेंसी को यूज करते थे। वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। कोई भी एक एटम जो है वो कितनों के साथ कंबाइन हो सकता है। जैसे कि ऑक्सीजन के लिए कहा जाता था कि उसकी 2 वैलेंसी होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है, फ्लोरीन की 1 होती है, एल्यूमिनियम की 3 होती है। अब देखो वैलेंसी से लेकर है ना कुछ बातें जो कि आपको ध्यान रखनी है कि वैलेंसी किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की वेरिएबल नहीं होती, वो फिक्स होती है किसी एलिमेंट के लिए। दूसरी बात, जब भी आप वैलेंसी, क्योंकि कंबाइनिंग कैपेसिटी है, कौन कितना कंबाइन हो सकता है, तो कौन कितना कंबाइन हो सकता है तो ये हम प्लस या माइनस में तो शो नहीं कर सकते। तो इसलिए जब भी आप वैलेंसी बताते हो तो प्लस माइनस शो नहीं करते। साथ ही ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता बजाय नोबल गैस एलिमेंट्स के, क्योंकि हर कोई एलिमेंट नोबल गैस एलिमेंट्स के अलावा कुछ ना कुछ कंबाइन होने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, तो ये जो तीनों पॉइंट्स है ना इसके, हालांकि ठीक है पहले के टाइम में हम इनको यूज कर लेते थे, लेकिन आज की डेट में जैसे जैसे हमारी एडवांसमेंट बढ़ी है, जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ी है केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल्स को लेकर, तो ये सब चीजें बराबर अप्लाई नहीं होती है। तो इसलिए जरूरत थी कि वैलेंसी की बजाय हम किसी बेटर इसके ऑल्टरनेट को यूज करें। ऐसा मैंने क्यों कहा कि वैलेंसी इतना ज्यादा सही नहीं है, उसका रीजन मैं आपको अभी थोड़ी देर में देती हूँ। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें वैलेंसी, जिसको कि हम कह रहे हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी, तो देखो अगर मैं नाइट्रोजन का एग्जांपल लूं तो आपको पता है कि वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 3, यानी कि नाइट्रोजन की कंबाइन होने की कैपेसिटी कितनों के साथ है, 3 के साथ है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारे पास अमोनिया का। अमोनिया में नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, इसका मतलब कि ठीक है वैलेंसी इसकी 3 है, सब बढ़िया। HNO3 में अगर हम देखें तो नाइट्रोजन 5 बॉन्ड्स बनाता है, तो यहाँ पे तो गड़बड़ हो गई। इसी तरह से अगर आप N2O4 की बात करो तो यहाँ पे नाइट्रोजन 4 बॉन्ड्स बनाता है। इसका मतलब कि वैलेंसी तो हमेशा एक ही होनी चाहिए थी, कंबाइनिंग कैपेसिटी तो हमेशा एक ही होनी चाहिए थी, पर यहाँ पे तो हमें अलग अलग रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारे पास ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स मिलने लगे हमें किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के, तो ये जो वैलेंसी का कॉन्सेप्ट है वो गलत साबित होने लगा। तो ज्यादा बेहतर हमें एक ऐसे अल्टरनेट की जरूरत थी वैलेंसी की, जो कि हर जगह पे एप्लीकेबल हो, जो कि पर्टिकुलर किसी एक कॉन्सेप्ट के साथ में स्टिक ना होता हो। क्योंकि अब हम जानते हैं कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो अपनी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकता है, वो अलग अलग नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है डिपेंडिंग ऑन कि वो किसके साथ बॉन्ड बना रहा है इस बेसिस पे। ठीक है, तो हमने क्या किया कि वैलेंसी को हटा के दूसरा एक नया कॉन्सेप्ट हम लेकर आ गए, ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट का। अब ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चीज होती है, तो ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है चार्ज प्रेजेंट ऑन द एटम
किसी एलिमेंट के एटम पे when all the attached atoms of other elements are removed। ठीक है, किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर जिस भी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, उसके अलावा जितने भी वहां पे एलिमेंट्स के एटम्स प्रेजेंट है, उन सबको जब आप रिमूव कर देते हो तो जो भी चार्ज उसके ऊपर बचता है उसी को हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मेरे पास वाटर है, लेट्स से कि मुझे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो मैं क्या करूंगी कि इसमें से जो, क्योंकि ऑक्सीजन के अलावा यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो अगर मैं दोनों हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज बचेगा, वही ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वाटर के अंदर। अब ये फिक्स नहीं है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकलकर हमारे सामने आ जाएगी। देखो अब जैसे वाटर है तो मुझे पता है क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे पार्शियल चार्जेस प्रेजेंट होंगे और तभी हमें पता है कि एक पोलर मॉलिक्यूल होता है। अगर मैंने इसमें से एक हाइड्रोजन आयन को रिमूव कर दिया तो पीछे ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज बचा, -1। जब दूसरे हाइड्रोजन को भी रिमूव कर दिया तो चार्ज बच गया -2। इसलिए हम कहेंगे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट वाटर के अंदर -2 है। इसी तरह से अगर मैं H2SO4 में निकालना चाहूँ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सल्फर को छोड़ के बाकी जितने भी उसके अंदर एटम्स प्रेजेंट है आप सबको रिमूव कर दो। तो देखो जो H2SO4 है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है जैसा कि आपके सामने है। तो यहाँ पे 2 तो OH बॉन्ड्स होते हैं और 2 यहाँ पे डबल बॉन्ड O होते हैं। ठीक है, तो जब मैंने एक OH को रिमूव किया और दूसरे OH को रिमूव किया तो सल्फर के ऊपर चार्ज कितना आ गया, +2 आ गया। और जब मैंने दोनों डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन को रिमूव किया तो चार्ज उसके ऊपर +4 और एड ऑन हो गया, तो टोटल चार्ज हो गया +6। तो सल्फर के ऊपर H2SO4 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6। इसी तरह से HNO3 का पहले आप स्ट्रक्चर बना लो जो कि कुछ इस तरह से होता है। अब यहाँ से एक OH नेगेटिव आयन को निकालो, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को निकालो और एक ऑक्सीजन माइनस को निकालो। जब हम सबको निकाल देंगे तो नाइट्रोजन के ऊपर +5 चार्ज बच जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि नाइट्रोजन के ऊपर ऑलरेडी +1 चार्ज है इस पूरे मॉलिक्यूल को न्यूट्रल बनाने के लिए। So the overall charge or the oxidation state of nitrogen in this molecule is क्या है, वो है +5। यानी कि हम कहेंगे HNO3 के अंदर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। क्लियर? इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट्स को निकालते हैं। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये कुछ रूल्स हैं जो कि ऑलरेडी आप लोगों को पता होंगे, बस मैंने इनको कंप्राइज करके आपको बता रखा है। ठीक है, कुछ भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस फटाफट से एक रीडिंग मारनी है इनको कि अलग अलग जो आपके एलिमेंट्स हैं वो किस तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की कैपेसिटी रखते हैं, बस इसको लेकर है। कोई भी सब्सटेंस जो कि अपनी नेटिव स्टेट में है, ठीक है, नेटिव स्टेट का मतलब होता है कि रूम टेम्परेचर पे वो जिस भी स्टेट में नॉर्मली एग्जिस्ट करता है उस स्टेट में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर को या उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम हमेशा 0 कंसिडर करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस की जो सबसे मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है उसके अंदर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होगी। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन है, अभी हाइड्रोजन की नेटिव स्टेट है, क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल मोनोएटॉमिक तो कभी होता नहीं है, तो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से नाइट्रोजन की N2 की फॉर्म में, X2 सल्फर जो होता है वो एसिड की फॉर्म में, फास्फोरस P4 की फॉर्म में, O2, अब O3 जो है ना वो भी इसकी नेटिव स्टेट तो नहीं है लेकिन इसकी एलिमेंटल स्टेट है, क्योंकि आपको पता है एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, जिसमें एक ही तरह के वो मॉलिक्यूल्स या फिर एटम जिसमें कि एक ही तरह के एटम्स प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल जरूर है लेकिन इसके अंदर क्योंकि सभी के सभी जो है वो ऑक्सीजन के ही एटम्स है तो ये इसकी एलिमेंटल स्टेट हुई। इसी तरह से ये सल्फर की दोनों के दोनों एलिमेंटल स्टेट है। देन कार्बन, सोडियम, आयरन, कॉपर, टंगस्टन, स्कैंडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, प्लैटिनम, ये सभी के सभी इनकी नेटिव स्टेट्स हैं, इसलिए सभी के अंदर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, 0। जितने भी आपके ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं यानी कि सोडियम, पोटेशियम,
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उसके बाद में जो आपका फ्रांशियम हो गया, सीजियम हो गया, ये सभी जो आपके एलिमेंट्स होते हैं ना, ये हमेशा हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। रीजन बीइंग क्योंकि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इसी तरह से अगर ग्रुप 2 एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, जिसमें कि आपके बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम आ जाते हैं, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2 होता है। ठीक है, अगेन इसका भी रीजन यही है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद में ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेते हैं। क्लियर? इसी तरह से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द आयंस, यानी कि जो भी आपके आयनिक फॉर्म्स है, तो उन आयनिक फॉर्म्स में जो भी उनके ऊपर चार्ज होता है ना, वही उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। जैसे कि जिंक 2+ आयन में, क्योंकि जिंक के ऊपर 2+ चार्ज है, तो हम कहेंगे कि जिंक 2+ आयन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। जो भी आयन है उसके ऊपर वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। इसी तरह से एस में सल्फर के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी हो गई? -2 हो गई। फॉर ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव लिखना जरूरी होता है। हमने देखा था कि वैलेंसी में आप सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हो, चार्ज नहीं बताते, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर आप जब भी बताते हो तो +1, -1, -2, +3, मतलब हमेशा चार्ज के साथ में आप बताओगे, ये बताने के लिए कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लेने की टेंडेंसी रखता है या देने की, यानी कि वो रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखता है कि ऑक्सीडाइज होने की। क्लियर? इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट चले हाइड्रोजन के ऊपर, तो हाइड्रोजन वैसे तो आपका जनरली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है ना, क्योंकि वो काफी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। लेकिन अगर यही हाइड्रोजन मेटल्स के साथ में प्रेजेंट होता है, जो कि उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। और ऐसे में वो क्या बनाता है? हाइड्राइड्स बनाता है। क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो आपके अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं और वो हाइड्रोजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इसलिए मेटल के साथ में हाइड्रोजन हाइड्राइड्स को फॉर्म करता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन मेटल्स के साथ में प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। लेकिन अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ में प्रेजेंट होगा, या अधिकतर हमेशा हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही होता है, बजाय इसके कि वो मेटल्स के साथ में ना प्रेजेंट हो। ठीक है, तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है, +1 भी शो कर सकता है, मेटल्स के साथ में -1 और नॉन मेटल्स के साथ में +1। क्लियर? अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ऑक्सीजन का। ये जो आपके ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ये जनरली आपका -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जिसके कि आपने बहुत सारे एग्जांपल भी देखे होंगे। जनरली आपका -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। पर उसके अलावा अगर ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी कि मेटल्स के साथ में प्रेजेंट है, तो वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है। ठीक है, हमेशा नहीं, लेकिन अगर वो है इस फॉर्म में, सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में, तो वो -2 शो कर सकता है। अगर वो परऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो -2 भी शो कर सकता है। और अगर वो फ्लोरीन के साथ में प्रेजेंट है तो वो इवन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, कहने का मतलब है कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स को भी शो कर सकता है। ठीक है, सुपर ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन होता है उसका फॉर्मूला O2- होता है, जैसे कि आप ये देख सकते हो KO2, RbO2। तो यहाँ पे अगर आप किसी एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो तो वो -1/2 निकल कर आती है। यहाँ पे परऑक्साइड में अगर आप एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो वो -1 निकल कर आएगी। ठीक है, पर्टिकुलर एक ऑक्सीजन की। यहाँ पे जो मैंने पूरा स्टेट बता रखी है वो जैसे -1 है, ये 2 ऑक्सीजन के ऊपर है, एक ऑक्सीजन के लिए -1/2 हो जाएगा। लेकिन फ्लोरीन क्योंकि ऑक्सीजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो फ्लोरीन के साथ में ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, +1 या फिर +2 की फॉर्म में। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, कुछ डिफिकल्ट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपको अपना दिमाग खुला रखना है। इसी तरह से अगर हम फ्लोरीन की बात करें, तो क्योंकि फ्लोरीन तो यार सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसलिए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमेशा -1 होती है। लेकिन जो आपकी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, या आपकी -1 भी दिखा सकते हैं,
+1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं, +3 भी दिखाते हैं, +5 भी दिखाते हैं, +7 भी दिखाते हैं। तो इनके अंदर अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको देखने को मिल सकती है डिपेंडिंग ऑन कि उन्होंने किसके साथ में बॉन्डिंग कर रखी है। लेकिन क्योंकि फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है। ओके अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है ऑक्सीडेशन नंबर को लेकर वो ये कि जो एल्जेब्रिक सम होता है ऑक्सीडेशन नंबर का, ऑक्सीडेशन स्टेट्स का ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर, वो हमेशा 0 होता है। अगर मॉलिक्यूल आपका न्यूट्रल है तो हमेशा नेट चार्ज 0 होगा। जैसे कि अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर में ऑफ कोर्स वाटर के ऊपर कोई चार्ज हमें दिख नहीं रहा, तो इसलिए आप इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी निकालोगे तो फाइनली जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकल कर आती हैं अलग अलग एलिमेंट्स के लिए, उसकी वजह से जो ओवरऑल चार्ज मॉलिक्यूल के ऊपर है वो हमेशा 0 होना चाहिए। अगर वो 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि आपने ऑक्सीडेशन स्टेट गलत निकाली है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ पे +1 चार्ज है क्योंकि 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, तो हमने इसको +2 कर दिया। ऑक्सीजन के लिए अगर आप निकालोगे तो -2, तो -2 और +2 मिलके 0 हो गया। तो बिल्कुल सही है क्योंकि वाटर हमारा न्यूट्रल ही है तो चार्ज 0 ही आना चाहिए। इसी तरह से आप दूसरों को लिए भी देख सकते हो, जैसे कि NH4+ है, तो NH4+ में NH4 के ऊपर +1 चार्ज है। तो देखो आप देख रहे हो कि नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पे -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, हाइड्रोजन +1 में है और उसके 4 एटम्स है। तो +4 और -3 करोगे तो यानी कि +1 चार्ज बच गया। इसका मतलब कि अमोनियम आयन के ऊपर +1 चार्ज है। क्लियर? तो ये छोटी छोटी सी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इस तरह से आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स को निकालते हो। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जिसके लिए भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको तो आप एक्सपोर्ट कर दो, और उसके अलावा जितने भी दूसरे एटम्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यूज को पुट करके, अगर तो आपका मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो दूसरी साइड में आप =0 पुट कर दो। अब जैसे यहाँ पे NH4 के ऊपर +1 चार्ज था तो हमने दूसरी तरफ +1 कर दिया। यहाँ पे कार्बोनेट आयन के ऊपर -2 चार्ज था तो हमने यहाँ पे इसको -2 कर दिया। तो डिपेंडिंग ऑन कि क्या आपकी स्पीशीज है आप उसके हिसाब से उसके चार्ज को राइट हैंड साइड में पुट कर दो। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल कर आ जाएगा, उससे आप किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में निकाल सकते हो। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको खुद से करके देखने हैं। मैंने ऑलरेडी आपको आंसर्स यहाँ पे दे रखे हैं, तो एक बार जरूर आप इनको करके देखो। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, बस आपको करके देखना है। मैं आपको जैसे एक आध करके दिखा देती हूँ। जैसे कि ये है आपके पास में ClO4 नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे जिसके भी नीचे मैंने रेड अंडरलाइन कर रखा है, इसका मतलब कि आपको उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो यहाँ पे आपको क्लोरीन की निकालनी है क्लोरेट आयन के अंदर। तो देखो हमें पता है कि क्लोरीन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -2 होगी। हमने देखा था ऑक्सीजन हमेशा -2 में होता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ दिस कि अगर वो सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड या फिर फ्लोरीन के साथ में रिएक्टेड है, इसके अलावा वो हमेशा -2 में होगा। तो देखो 4 और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं और हर ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है। तो टोटल हम यहाँ पे कितना देख लेंगे, 4 × -2 यानी कि -8। तो मैं इसको कर सकती हूँ x -8 = -1। जैसे कि मैं आपको करके दिखा देती हूँ एक ये क्वेश्चन, ठीक है, ताकि आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका प्लस, कितने हैं मेरे पास, 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं और वो कितना -2 चार्ज है उनके ऊपर। ओके, और इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया, -1 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो मैं दूसरी तरफ लेके चल जाती हूँ। यहाँ पे तो -1 है और ये -4 8 है, तो क्या ये +7 हो जाएगा, है ना। ये उधर की तरफ जाएगा तो ये क्या हो गया, +8 हो गया आपका। तो ये हो गया +8। तो ये मेरा कितना निकल कर आ गया, यहाँ पे +7 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा, इतना कुछ डिफिकल्ट इसमें नहीं था। तो ये कुछ इस तरह से, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ओके, ठीक है, आप लोग ये समझ जाना कि मैंने किस तरह से लिख रखा है, मतलब मैं इस दूसरे पार्ट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, इसलिए। क्लियर? तो इस तरह से आपको करना होता है। तो आप इसी तरह से जो दूसरे यहाँ पे आंसर्स दे रखे हैं, दूसरे जो आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनके लिए भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखो। ये मैं ऑलरेडी आपको एक करके दिखा चुकी हूँ, बिल्कुल इसी तरह से आपको फॉलो करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर।
ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ ही चुके हैं, बस इसमें बहुत छोटा सा एक चेंज है। चेंज भी क्या है, मतलब थोड़ा सा एडवांसमेंट है। ऑक्सीडेशन नंबर को आप रोमन फॉर्म में भी शो कर सकते हो। ठीक है, ये सबसे पहली बार कॉन्सेप्ट किसने दिया था, एल्फर्ड स्टॉक ने दिया था। उन्होंने कहा था कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो आपका मेटल होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को आप रोमन नंबर्स में शो कर सकते हो। जैसे कि AuCl3 है, यानी कि आपका गोल्ड का क्लोराइड है, तो गोल्ड के ऊपर यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, +3 लिखने की बजाय हम उसको यहाँ पे रोमन नंबर्स में शो कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि गोल्ड के ऊपर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मेटल है तो यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट तो प्लस ही होगा, और क्लोरीन के साथ है तो प्लस ही होगा, और ये क्या है 3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। इसी तरह से Fe2O3 के अंदर Fe के ऊपर +3 चार्ज है, तो आप इसको Fe2 और उसके बाद में रोमन नंबर्स में 3 और O3 कर लिख दोगे। इसी तरह से MnO2 है, तो Mn के ऊपर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो कि आप निकाल के देख सकते हो। तो जैसे ही आप इसको एल्फर्ड स्टॉक के अकॉर्डिंग लिखोगे तो आप इसको Mn4O2 कुछ इस तरह से लिखोगे। बिल्कुल इसी तरह से ये 2-3 एग्जांपल्स और हैं। कॉपर यहाँ पे +1 है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको 1 को ब्रैकेट में लिख दिया रोमन नंबर्स में। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में +2 है, इसलिए हमने रोमन नंबर्स में 2 लिख दिया कॉपर के साथ, और MnO के अंदर Mn के ऊपर +2 चार्ज है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको 2 रोमन नंबर्स में लिख दिया Mn के साथ। ठीक है, तो ये बात किसने बोली थी, एल्फर्ड स्टॉक ने बोली थी। छोटा सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पैराडॉक्स एंड ऑक्सीडेशन नंबर्स, तो इसको अभी हमें डिस्कस करना है। ओके, तो पैराडॉक्स एंड ऑक्सीडेशन नंबर्स, देखो पैराडॉक्स एंड ऑक्सीडेशन नंबर्स का मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर्स के अंदर जहां पे आपको कुछ अजीब सा कुछ देखने को मिलता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी स्पीशीज का है ना, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स मतलब होल नंबर में ही दे सकता है या होल नंबर में ही ले सकता है, फ्रैक्शनल फॉर्म की तो कोई बात ही नहीं आती। मतलब कि अगर मैं कहूँ कि कोई ऑक्सीजन जो है वो किसी मॉलिक्यूल को बनाने के लिए अपने -1/2 ऑक्सीजन के एटम्स दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो इसका तो कोई फिजिकल सेंस तो कोई बनता ही नहीं है। -1/2 का क्या मतलब होता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, है ना, तो -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, पर -1/2 का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं बनता। फिजिकल सेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस कुछ भी नहीं है। तो कभी भी जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना, वो फ्रैक्शनल स्टेट में नहीं हो सकता, वो +1, -1, +3, -3, +5, -4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अब मैंने कहा कि फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे हमारे पास में एग्जांपल्स हैं जहां पे कि हमें ऑक्सीडेशन नंबर जो है किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए वो कैसा मिलता है, फ्रैक्शनल फॉर्म में मिलता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे बताती हूँ। जैसे कि C3O2 एक हमारा मॉलिक्यूल है, Br3OH है, Na2S4O6 है, Fe3O4 है। ठीक है, इन सब के अंदर अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालो, तो यहाँ पे जब आप कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो किसके अंदर, C3O2 के अंदर, तो आप इसको एक बार निकाल कर देखना, क्योंकि ऑक्सीजन कितना होता है, -2 होता है, कार्बन की हमें निकालनी है, तो जो फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट निकल कर आएगी कार्बन की, वो +4/3 निकल के आएगी। इसी तरह से Br3OH के अंदर जब आप Br की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो तो वो +16/3 निकल कर आती है। Na2S4O6 में जब आप किसकी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो तो वो +10/4 निकल के आती है, और Fe3O4 में जब आप आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो तो वो +8/3 निकल के आती है। पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई फिजिकल सेंस या सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट्स तो यहाँ पे यही निकल कर आ रही है। तो क्या ये हमारी कैलकुलेशन गलत है, या फिर हम कहाँ गलती कर रहे हैं? तो एक्चुअली आपको ये समझना जरूरी है कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होती है, वो हमेशा एक होल नंबर वैल्यू ही होती है, प्लस या माइनस में जरूर हो सकती है। तो जो यहाँ पे फ्रैक्शनल फॉर्म्स निकल कर आ रही हैं एक्चुअली वो गलत नहीं है, लेकिन उनको समझने का तरीका हमें अलग देखना पड़ेगा। ये जो भी फ्रैक्शनल वैल्यूज निकल कर आ रही है, आप इन सभी में देखोगे कि उन सब में सिर्फ एक एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि C3O2 में मैंने जो ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन के लिए निकाली है, तो यहाँ पे एक अकेला कार्बन नहीं है, यहाँ पे 3 कार्बन है। इसी तरह से ब्रोमीन भी यहाँ पे 3 है, इसी तरह से सल्फर यहाँ पे 4 है, और आयरन भी यहाँ पे 3 है।
तो आप सभी में देख रहे हो कि जिसके लिए हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं वो 1 से ज्यादा है, ठीक है। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी फ्रैक्शनल फॉर्म में यहाँ पे आ रही है वो उसकी एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, वो उनकी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब एवरेज हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप उनके स्ट्रक्चर्स को देखोगे तो बॉन्डिंग का जो पैटर्न है अलग अलग एटम्स के लिए, अलग अलग एक ही तरह के एटम्स के लिए वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से जो फाइनल जो रिजल्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आ रही है वो दिखने में अजीब लग रही है, बट एक्चुअली वो अजीब है नहीं, वो बिल्कुल आपके होल नंबर में ही। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बताती हूँ, जो मैंने आपको भी C3O2 का एग्जांपल दिया, उसमें अगर आप देखोगे ना तो सभी के सभी जो कार्बन है वो एक तरह की बॉन्डिंग शेयर नहीं कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे O डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड O, इस तरह की बॉन्डिंग है। यानी कि दो कार्बन जो है आपके वो तो ऑक्सीजन के साथ डबली बॉन्डेड है, लेकिन एक कार्बन दो कार्बन के साथ में डबली बॉन्डेड है। तो जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबली बॉन्डेड है उनमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से कार्बन के ऊपर +2 चार्ज है, पर जो कार्बन कार्बन से ही जुड़ा है वहां तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं है, तो इसलिए उस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0 है। अब देखो कार्बन के ऊपर +2 चार्ज है, एक कार्बन पे 0 है, एक कार्बन पे +2 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमारी होल नंबर में ही है। तो फिर +4/3 क्यों निकल के आ रही थी, वो एक एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट थी जो तब आ रही थी अगर मैं इन तीनों कार्बन को एक साथ देखूं तो यहाँ पे क्या है, टोटल चार्ज कितना है, +2 + +2 मतलब टोटल चार्ज +3 है, और कितने कार्बन के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है, 3 कार्बन के बीच में, इसलिए जो मेरा चार्ज आया वो +4/3 आ रहा था। लेकिन ये एक एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा एक होल नंबर होगा जिसका कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो सकता है, फ्रैक्शनल कभी नहीं होगा। इसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं Br3O28 का, Br3O8 का। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ब्रोमीन कुछ इस तरह से बॉन्डेड होता है, दो ब्रोमीन जो है वो तो 3 ऑक्सीजन के साथ डबली बॉन्डेड है और एक तरफ से ब्रोमीन के साथ में, और एक ब्रोमीन दोनों ब्रोमीन के साथ में सिंगली बॉन्डेड है और 2 ऑक्सीजन के साथ में डबली बॉन्डेड। इस ब्रोमीन के ऊपर अगर आप चार्ज देखोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो कितनी आ रही है, देखो 3 ऑक्सीजन है जिनके साथ वो डबली बॉन्डेड है, इसलिए +6। इस ब्रोमीन की का तो कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं है क्योंकि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। इसी तरह से जो दूसरा ब्रोमीन है वो भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और अगर हम बीच वाले ब्रोमीन की बात करें तो दोनों साइड के ब्रोमीन की वजह से तो कोई ऑक्सीडेशन स्टेट में कंट्रीब्यूशन नहीं है क्योंकि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो 2 ऑक्सीजन जिनके साथ ये डबली बॉन्डेड है उसकी वजह से ब्रोमीन के ऊपर +4 चार्ज है, तो 2 ब्रोमीन के ऊपर तो +6 चार्ज है और एक ब्रोमीन के ऊपर +4 चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, +6 +6 +4 यानी कि 12 + 4 यानी कि 16, और कितने ब्रोमीन के बीच में, 3 ब्रोमीन के बीच में, तो इसलिए चार्ज ओवरऑल जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रोमीन ये निकल कर आई वो निकल के आ गई +16/3, जो कि तीनों के लिए है, मतलब एक एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है किसी एक ब्रोमीन के लिए, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअल जो ब्रोमीन है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट आपको स्ट्रक्चर से मिलेगी। इसी तरह से नेक्स्ट जो मेरा एग्जांपल है वो कौन सा है, Na2S4O6 का। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये 4 सल्फर है, सल्फर के 2 सल्फर जो है वो 2 ऑक्सीजन से डबली बॉन्डेड, और एक तरफ से सल्फर से और दूसरी तरफ से ONA से, इस तरह के 2 सल्फर है मेरे पास, और 2 सल्फर बीच में ब्रिजिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो सल्फर टर्मिनल पोजीशंस पे है अगर आप देखो तो 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की वजह से +4 चार्ज आ गया और एक ONA की वजह से +1 आ गया, तो +4 और +1 यानी कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 2 सल्फर तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गए, और जो 2 सल्फर बीच में ब्रिजिंग के फॉर्म में है क्योंकि वो तो सल्फर से ही बॉन्डेड है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए उनके ऊपर चार्ज कितना हो गया, 0। अब टोटल मेरे पास में 4 सल्फर है और टोटल चार्ज कितना है, +5 +5 यानी कि 10, तो जो ओवरऑल चार्ज हो गया वो कितना हो गया, +10/4। क्लियर।
ओके देन इसी तरह से अगर हम लास्ट जो हमारा Fe3O4 का केस है तो उसको देखें तो इस तरह के जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, इनको मिक्स्ड ऑक्साइड्स कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आयरन है वो दो दो ऑक्साइड की फॉर्म के में प्रेजेंट होता है। जैसे एक फॉर्म तो है FeO की और दूसरी फॉर्म है Fe2O3 की। तो इसमें एक जो आयरन है वो तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और जो दूसरा आयरन है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। टोटल 3 आयरन है, 2 आयरन +3 में है और एक आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब तो टोटल चार्ज कितना हो गया देखो, +3 और +3 वाले 2 हैं तो हो गया +6 और +2 वाला एक आयरन है तो +2, तो यानी +6 +2 यानी +8 और कितने आयरन के बीच में, 3 आयरन के बीच में, तो इस वजह से हमने इसको कह दिया +8/3। तो इस तरह से हमें ये जो है चारों ही केस में कुछ एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकल के मिलती हैं जो कि फ्रैक्शनल फॉर्म में है। इससे कंफ्यूज आपको नहीं होना है। जो एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट है किसी भी एक पर्टिकुलर एटम की, वो हमेशा प्लस या माइनस के होल नंबर में ही होगी। क्लियर? इसी तरह से मिक्स्ड ऑक्साइड के कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, आगे जाके आप लोग पढ़ोगे इनके बारे में, जैसे कि Mn3O4, Pb3O4। तो ये हो गया आपका पैराडॉक्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा ऑक्सीडेशन स्टेट्स का, वैलेंसी का, और जो भी चीजें हम लोगों ने आज कवर की है। नेक्स्ट क्लास में हम कौन कौन से डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं जिसमें कि आपके डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्रपोर्शनेशन, कॉम्बिनेशन, इस तरह के रिएक्शंस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं, हेल्पफुल लग रही हैं, तो ज्यादा से ज्यादा इनको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा वीडियोस जो कि फ्रीली आप लोगों को दिखाए जाते हैं, दिए जा रहे हैं, उसको बहुत सारे लोगों तक ये पहुंच सके और सबके लिए हेल्पफुल हो सके। ओके, सो आई विल मीट यू in my another important class. Till then, take care of yourself and goodbye.